वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जियोग्राफी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर 1 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि जब आप बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा पास करते हैं, उत्तीर्ण करते हैं, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में एक प्रकार से जाने का मौका मिलता है। और जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुँच जाते हैं तो आपको जियोग्राफी में मानव भूगोल के बारे में पढ़ना पड़ता है। और आपको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल पढ़ करके आ रहे हैं। तो भौतिक भूगोल आप यानी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ करके आ रहे हैं, तो अब आपको सेकंड सेमेस्टर में मानव भूगोल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मानव भूगोल का मतलब क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको आप बोलते हैं। तो मानव के जो क्रियाकलाप हैं, जो वातावरण के साथ मानव का संबंध है, या मानव का अधिवास का प्रकार है, या नाना प्रकार की चीज़ें जो मनुष्य से रिलेटेड है, मनुष्य के क्रियाकलापों से संबंधित है। अस्थिर पृथ्वी और मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं उनके जो एक प्रकार से पारस्परिक संबंध है, उनके जो एक प्रकार से जो परिवर्तनशील संबंध है मानव और वातावरण के बीच का, उन्हीं सब का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और उसी मानव भूगोल के चैप्टर 1 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं। और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो है मानव भूगोल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर बोर्ड पर दृष्टिगत हो रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे मानव भूगोल चैप्टर 1, जिसके अंतर्गत चैप्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है? मानव भूगोल के अर्थ के बारे में जानना है, यानी कि मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बाद में उसकी परिभाषा के बारे में, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देन नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात जो मानव भूगोल है उसके प्रकृति के बारे में समझेंगे। और उसके बाद में हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अच्छा, विषय क्षेत्र को अंग्रेजी में स्कोप कहते हैं, तो यानी स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो एक प्रकार से मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर एंड स्कोप, ये 4 चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, और इन चीज़ों पर भी मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यही मुख्य है मानव भूगोल को पढ़ते समय हमको जानना कि मनुष्य और जो मनुष्य का जो वातावरण है, प्राकृतिक जो वातावरण है, मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं, प्राकृतिक वातावरण है, उसके बीच में और मनुष्य के क्रियाकलापों के बीच में, या मनुष्य से क्या संबंध है उसका, मनुष्य के जो पारस्परिक संबंध है और वातावरण का जो एक प्रकार से जो क्रियाएं हैं, तो मनुष्य और वातावरण के बीच का जो संबंध है उसी के बारे में हमको मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो इन्हीं संबंधों के पारस्परिक अध्ययन को हम मानव भूगोल बोलते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं मानव भूगोल के बारे में और विस्तार समझने का प्रयास करते हैं। और बहुत ही बारीकी से अलग अलग विद्वानों के अनुसार दी गई परिभाषाओं के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर 2023 का यह न्यू बैच है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2023 की परीक्षा देंगे। सेकंड सेमेस्टर की जियोग्राफी में ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ना है, यानी मानव भूगोल चैप्टर 1, मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति, इसके अलावा विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल के अगर अर्थ की बात की जाए तो मानव और भूगोल, आपको बता दूं कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल ये 2 शाखाएं होती है। आपने भूगोल में, मैं द्वैतवाद के बारे में मैंने आपको बताया होगा, भूगोल में द्वैतवाद की विचारधारा का कॉन्सेप्ट चलता है। द्वैतवाद ये होता है मेरे भैया कि 2 विचारधाराएं, जैसे कि एक विषय है, जैसे जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी की 2 विचारधाराएं, एक तो मानवीय पक्षों का अध्ययन करती है और दूसरी भौतिक पक्षों का अध्ययन करती है। तो ये 2 एक प्रकार से प्रक्रियाएं, इसी को बोलते हैं द्वैतवाद। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी द्वैतवाद होता है। भूगोल में एक ही द्वैतवाद नहीं है, कई सारे द्वैतवाद है। और उन्हीं सभी द्वैतवाद में खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट जियोग्राफी में द्वैतवाद की धारणा आती है डुइज्म की, वो है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल। तो एक तरफ यानी जो भौतिक भूगोल है वो तो वैज्ञानिक पक्ष को पूर्ण रूप से धारण किए हुए है भौतिक, और मानवीय पक्ष भी वैज्ञानिकता की पक्षधर है, लेकिन इसमें कुछ ह्यूमैनिटीज चीज़ें भी आ जाती हैं, मानवीय कलाओं के चीज़ें भी आ जाती हैं। तो खास करके इसकी प्रकृति को जब हम समझेंगे तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। वैसे जो भूगोल होता है, जियोग्राफी होती है, ठीक है, ये 2 भागों में हम इसको बांट करके पढ़ते हैं, एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल आप पढ़ चुके हैं, मानव भूगोल हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मानव से रिलेटेड क्रियाकलापों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। मानव भूगोल, भूगोल माने क्या होता है? भूगोल, ठीक है, यानी गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन ही क्या होता है? भूगोल होता है। और मानव आगे लगा यानी कि मनुष्य से रिलेटेड, तो मनुष्य
कि क्रियाकलाप जो होंगे और भूगोल मतलब जो एक प्रकार से जो उसका चौतरफा घेरे हुए जो वातावरण है उसके संबंध, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका मानव भूगोल का अर्थ होगा ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। अब परिभाषाओं को देखेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि भाई ह्यूमन जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाए। प्रश्न उठता है कि ह्यूमन जियोग्राफी का आखिरकार जनक कौन है, मानव भूगोल का जनक कौन है। तो इस मामले में तमाम सारे विद्वान एक प्रकार से बताते हैं, लेकिन जो सबसे जबरदस्त तरीके से हमारे समक्ष आते हैं साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, उनका नाम है फ्रेडरिक रेटजल। जर्मन विद्वान है फ्रेडरिक रेटजल, जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं फ्रेडरिक रेटजल। इनका एक ग्रंथ है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो ग्रंथ है इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसी ग्रंथ में आप देखिएगा रेटजल महोदय ने क्या किया है। रेटजल महोदय ने मानव भूगोल के बारे में बताया। मानव भूगोल की एक प्रकार से जो उदय माना जाता है वो जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजल के ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी से माना जाता है व्यवस्थित तरीके से, और एक वर्तमान मानव भूगोल के जनक के रूप में इनको हम जानते हैं फ्रेडरिक रेटजल महोदय को, ठीक है। रेटजल महोदय की अगर बात की जाए तो इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए क्या कहा। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा बड़े ही कम शब्दों में दी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। कहा कि मानव सर्ववर्त वातावरण से संबंधित होता है। किससे? सर्ववर्त वातावरण से संबंधित कौन होता है? मनुष्य होता है। मनुष्य जो होता है प्राकृतिक जो वातावरण होता है नेचर के द्वारा जो एक प्रकार से बनाया गया उससे संबंधित होता है। कौन? मनुष्य। सर्ववर्त वातावरण, संपूर्ण वातावरण से संबंधित कौन होता है? मनुष्य होता है। ऐसा कौन बताया? जर्मन विद्वान रेटजल महोदय ने कहा कि मनुष्य सर्ववर्त वातावरण से संबंधित होता है। जो कौन? जो मनुष्य के बारे में यहाँ पर जो शब्द जो आया है ये किसके लिए आया है? ये मनुष्य के लिए आया, मानव के लिए। तो मानव सर्ववर्त वातावरण से संबंधित है जो स्वयं भौतिक दशाओं, भौतिक दशाएं जो होती हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। कौन? मनुष्य जो होता है वो भौतिक दशाओं का योग होता है और जो कि सर्ववर्त वातावरण से संबंधित होता है। तो सर्ववर्त वातावरण से संबंधित होता है मनुष्य जो कि भौतिक वातावरण का एक योग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग मनुष्य होता है जो कि सर्ववर्त वातावरण से संबंधित होता है, जो कि प्राकृतिक वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण प्रकृति के द्वारा निर्मित है। पहले से चीजें हमको मिली हुई हैं। आपको मैं बता दूं जैसे कि पहले से हमको चीजें जैसे भूमि मिली, तो भूमि हमको पहले से मिली है। अब इसी भूमि पर अगर हम क्या करें, खेती करके अनाज उगाएं, तो ये सब क्या है? ये भौतिक दशाएं हैं। मनुष्य के द्वारा निर्मित है हल, मनुष्य के द्वारा एक प्रकार से उसमें चीज़ें की जाती हैं, कृषि किया जाता है। तो कृषि कौन करता है? कृषि मनुष्य करता है। तो मनुष्य के क्रियाकलाप जब प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होते हैं तो एक प्रकार से कई प्रकार के परिणाम मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवित रहता है और मनुष्य अपनी गतिविधियों को एक प्रकार से पूरा करता है। समझ में आ रही चीज़ें? तो यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि स्वयं भौतिक दशाओं का योग, भौतिक दशाएं जैसे कि ये मार्कर है, ये भी भौतिक वस्तु है। मोबाइल फ़ोन है, ये एक प्रकार से जो कुछ भी यहाँ पर पुस्तकें हैं तमाम सारी, जो कुछ भी आपको यहाँ पर दिख रहा है सब कुछ क्या है? भौतिक दशाएं ही हैं। और इन्हीं का योग, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही सारी चीज़ें निर्मित हैं, तो इन्हीं सभी का योग क्या होता है? इन्हीं सभी का योग होता है मनुष्य। तो इसीलिए कहा गया कि मनुष्य सर्ववर्त जो चीज़ें होती हैं यानी कि स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है मनुष्य, जो कि सर्ववर्त वातावरण से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। ये एक प्रकार से किसने बताया? फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने बताया। ये बात आप लोगों ने शायद पढ़ी हो और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते भी हैं इसके बारे में। तो रेटजल महोदय एक प्रकार से बात की जाए, उन्होंने ये बात बताई कि मानव सर्ववर्त वातावरण से संबंधित होता है जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। और ख़ास करके आप देखते हैं इसी के बाद से आप देखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल का भी उदय इसी कथन से मान सकते हैं आप। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, एक नवीन विचारधारा के प्रवर्तक विडाल डी ला ब्लास हुए, जिन्होंने मानव भूगोल को एक विज्ञान के स्तर पर रखा। और फ्रांस के निवासी थे विडाल डी ला ब्लास, तो उनके बारे में चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विडाल डी ला ब्लास की अगर बात की जाए तो विडाल डी ला ब्लास ये रहे हैं फ्रांस के निवासी। तो अब जर्मनी में एक प्रकार से फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने सबसे पहले शुरुआत करी। फिर उसके बाद में नाम आता है फ्रांस के विद्वान, किनका नाम है? फ्रांस के विद्वान कौन है भाई? प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास या प्रोफेसर वाइडल डी ला ब्लास। इनके 2-3 पुस्तकों में आप जब देखिएगा तो अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास
ये ज़्यादा बेटर नाम लगता है। तो प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास की बात की है, फ्रांस के विद्वान हैं, फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं। ये कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें कैसा विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान उपलब्ध होता है। ये बात बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझनी पड़ेगी कि आखिरकार विडाल डी लाब्लास कहना क्या चाह रहे हैं। और मैंने जैसा कि आपको पढ़ने की शैली से आपको लगा होगा, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई इसी तरीके से आपको करनी चाहिए। कैसे कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव की, पृथ्वी और मानव, 2 पॉइंट है हमारे, पृथ्वी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मानव। तो पृथ्वी और मानव, मानव भूगोल क्या है, पृथ्वी और मानव की, पृथ्वी और मानव के क्या पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध माना, पारस्परिक संबंध का मतलब होता है इधरो संबंध है और इधरो संबंध है, यानी इसका नहीं कि एक तरफा प्रेम है, एक तरफा संबंध है ना, दो तरफा संबंध है, दोनों तरफ से एक प्रकार से बराबर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, तो उसको बोलते हैं पारस्परिक संबंध। ठीक है, इन्हों के उतने संबंध है जितना इनके संबंध है, तो पारस्परिक संबंधों का एक प्रकार से क्या है। तो विडाल डी लाब्लास कहते हैं कि मानव भूगोल और पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध, यानी पृथ्वी और मानव के बीच का जो संबंध है उसी का पारस्परिक संबंध, ठीक है, को एक नया विचार देता है। कौन? मानव भूगोल एक नया विचार देता है। किसको? मानव और भूगोल के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है जो मानव भूगोल होता है। और उस विचार में, या जो नया विचार देता है मानव भूगोल, मानव और प्रकृति या मानव और पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों को, उस नए विचार में क्या होता है, जिसमें, यानी उस नए विचार में पृथ्वी को, किसको? पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, पृथ्वी को क्या कंट्रोल करने वाले, नियंत्रित करने वाले क्या होता है, नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का, किसका? फिजिकल रूल्स का, भौतिक नियमों का, तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का। पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव में मनुष्य भी है और तमाम प्रकार के जीव जंतु भी शामिल है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं विडाल डी लाब्लास? वो कहते हैं कि पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है मानव भूगोल, और वो जो नया विचार देता है उस विचार में पृथ्वी को नियंत्रित करने का, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम होते हैं उन भौतिक नियमों का, तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंध, पृथ्वी पर निवास करने वाले पारस्परिक जीवों का संबंध, माने उन संबंधों को और उसको नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों को, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों को, किसमें? एक नए विचार में। मानव भूगोल जो एक प्रकार से विचार देता है पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को, नया विचार जो देता है, उस विचार में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान उपलब्ध होता है उस नए विचार में जो मानव भूगोल देता है पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों के रूप में। तो उसमें क्या होता है? पृथ्वी को, यानी कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य, जहाँ मनुष्य और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है, उसी प्रकार से जो हमारी वनस्पतियाँ हैं, हमारे जो अन्य जीव जंतु, उनका भी संबंध है। तो और मनुष्य का और जीव जंतुओं का भी संबंध है, मनुष्य का वनस्पतियों का पारस्परिक संबंध है। तो इन्हीं सभी पारस्परिक संबंधों का अधिक ज्ञान प्रदान करता है मानव भूगोल, ऐसा विडाल डी लाब्लास कहते हैं। समझ में आ रही चीजें? आगे बढ़ते हैं। तीसरे विद्वान हैं आपके, तीसरी विद्वान है एक प्रकार से, उनका नाम है कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल। तो कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल की बात की जाए तो ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, और ख़ास करके ये महिला भूगोलवेत्ता है कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल। और अमेरिका की एक प्रकार से ये, इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ कुमारी सेम्पल का, परंतु ये खास करके रेडजल के विचारधारा से प्रेरित है और रेडजल के यहाँ, मतलब रेडजल की शिष्या भी रही हैं ये। तो
अमेरिका की हैं। अब देखते हैं अमेरिकन विचारधारा में किस प्रकार से हम मानव भूगोल के बारे में समझ सकते हैं। तो कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल जो कि अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं, रेडजल की शिष्या भी है ये, यानी कि फ्रेडरिक रेडजल ने इनको एक प्रकार से पढ़ाया भी, यानी कि उनके विचारधाराओं को इन्होंने फॉलो किया। तो और जाया करती थी एक प्रकार से जर्मनी में, कोई ज़्यादा थोड़ी है दूर। तो चर्चिल सेम्पल जो हैं, सैंपल ये महोदया कहती हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव भूगोल क्या है, यहीं पर रुकिए विराम। मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी। क्रियाशील मानव लिखा है। क्रियाशील मानव का मतलब क्या होता है कि मानव जो होता है वो कभी रुकता नहीं है। मनुष्य के जीवन में अनंत इच्छाएं होती हैं। मनुष्य उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात प्रयत्न करता है और लगातार जो है मनुष्य क्या करता है, दिन रात प्रयत्न करने के तदुपरांत मनुष्य लगातार जो है तमाम प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार जटिल से जटिल परिश्रम करता है, क्रियाएं करता है। तो कुमारी चर्चिल सेम्पल कहती हैं कि मानव भूगोल जो होता है क्रियाशील मानव, आलसी मानव नहीं बोला यहाँ पर, क्रियाशील मानव के बारे में उन्होंने बताया। कहा कि क्रियाशील मानव चूँकि मनुष्य कई गतिविधियाँ करता रहता है अपने जीवन में, तो उसी गतिविधि वाले मानव यानी क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर, आ माने नहीं, स्थिर माने रुकी हुई। पृथ्वी भी रुकी हुई नहीं है, पृथ्वी अस्थिर है। पृथ्वी का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो एक प्रकार से परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इस बात की पोषक यहाँ पर अस्थिर पृथ्वी जो कि कॉन्सेप्ट दिया एक प्रकार से एलन चर्चिल सेम्पल ने कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव जो होता है उसके परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। यहाँ पर सब कुछ परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो क्रियाशील मानव जो कि एक प्रकार से तमाम सारी गतिविधियां करता है, तो मनुष्य भी क्रियाशील है, मनुष्य भी कुछ ना कुछ कर रहा है। उसके बाद में अस्थिर पृथ्वी भी रुकी हुई नहीं है। पृथ्वी की अलग अलग गतिविधियां, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी पर तमाम प्रकार की चीज़ें, कभी धूप कहीं छाँव और कहीं पर पर्वत कहीं पर पठार, कई प्रकार की चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यानी क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील। अच्छा, पृथ्वी और मानव के संबंध तो हैं, लेकिन परिवर्तनशील संबंध। यहाँ पर देखिए तीनों पॉइंट में परिवर्तनशीलता। अस्थिर पृथ्वी में भी परिवर्तन होगा, क्रियाशील मानव में भी परिवर्तन होगा। आज जो मानव का स्वरूप है वो आज के 200 वर्ष पहले ऐसा परिवर्तन मनुष्य के जीवन में रहा बिल्कुल नहीं था। और आज जो परिवर्तन है ये क्रियाशीलता का ही परिणाम है। जो मनुष्य आज इतना डेवलप हो चुका है, अगर मनुष्य क्रियाशील नहीं होता तो शायद आज भी मनुष्य 200 वर्ष पहले जैसा ही होता। 2000-4000 साल पहले मनुष्य कैसा था और आज मनुष्य कैसा है, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि हर एक चीज, जीने की एक प्रकार से क्षमता भी कम हो गई है। तो आप ये मानो कि मनुष्य क्रियाशीलता का एक प्रकार से एक ऐसा उदाहरण है, मनुष्य की क्रियाशीलता ऐसा उदाहरण कहीं पर आप किसी भी जीव जंतु में नहीं देखेंगे। तो मनुष्य यानी मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी जो पृथ्वी और मनुष्य के बीच का संबंध है वो भी लगातार परिवर्तित होता रहता है, ऐसा चर्चिल सेम्पल कहना चाहती हैं। यानी ये कहना चाहती हैं कि आज के 2000 साल पहले जैसा मनुष्य का और पृथ्वी का संबंध रहा, क्या वैसा आज संबंध है? पहले परमाणु बम किसी ने नहीं बनाया था, पहले ब्रह्मास्त्र ये सब चलते थे, और आज परमाणु बम बना हुआ है। तो क्या ऐसा संबंध पहले था? पहले लोग पेड़ों की पूजा करते थे, प्रकृति पूजा होती थी, आज भी होती है। लेकिन अब देखते हैं पेड़ों की कटाई जितने चरम स्तर पर है, पहले क्या थी? पहले ऐसा नहीं था। आज प्रकृति के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, क्या पहले ऐसा खिलवाड़ होता था? नहीं होता था। तो उसी चीजों की ओर इंडिकेशन करने का प्रयास करती हैं चर्चिल सेम्पल। ये कहती हैं कि मनुष्य जो होता है वो क्रियाशील है, यानी मानव क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल होता है। सिंपल सी परिभाषा, यानी बहुत दिनों से, यानी कि आप अतीत काल से लेकर के आएंगे और अब तक की स्थिति में जो मनुष्य और पृथ्वी के क्रियाशील जो संबंध है उसमें जो एक प्रकार से परिवर्तन आया है, उन्हीं संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन करता है मानव भूगोल। ये बात ये समझाने का प्रयास कर रही, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल समझ में आपके आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों तो फटाफट से
वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी मैं चैप्टर वाइज वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और एक प्रकार से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से मैं विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करता हूं। 2 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि ज़िंदगी में आप भूलोगे नहीं कि मानव भूगोल है क्या। ठीक है, इसके बाद में हम आगे वाले चैप्टर पर भी चर्चा करेंगे और भी सब्जेक्ट जो भी आपके बच रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलेगी 2023 में। और एक प्रकार से आपको बता दूं कि इससे पहले हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बीए करेकर यूट्यूब चैनल। तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जिसमें 2022 वाले जितने भी वीडियोस हैं आपके लाइव क्लासेस जो हुई थी उनको बिल्कुल फ्री में प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट में मैंने एकदम से सीरियल से लगा दिया है महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर को। तो आप लोग अगर उन वीडियोस को देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। आप कुछ भी ना देखो, अगर वो वीडियोस देख लीजिएगा 2022 वाली, तो आप 2023 में उत्तीर्ण होगे, वो भी 90% के आसपास तक। अगर आपने अच्छा तरीके से देख लिया, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो 90% आप पा सकते हो बड़े आसानी से। और उसमें ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी है, लिखित मॉडल पेपर भी है, सारे मॉडल पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है भाई डिमांजिया। डिमांजिया के फ्रांस के विद्वान हैं। ये कहते हैं मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए कि मानव भूगोल मानव समूहों और समाजों का, किस समाजों का, मानव समाज का। तो मानव भूगोल मानव समूहों एवं मानव समाजों का, मानव समाज कहना उचित नहीं है, तो मानव भूगोल एवं मानव मतलब कि मानव भूगोल जो है ये मानव समूहों एवं समाजों का, उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव समूह और मानव समाज का जो संबंध है उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है मानव भूगोल। तो कुल मिलाकर के जितने विद्वानों की आपने परिभाषाएं देखी उनमें चूंकि परिवर्तनशील संबंधों का ही अध्ययन बताया जा रहा, तो कुल मिलाकर के मानव भूगोल के अंतर्गत यही सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जो कि वातावरण यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण है, जो प्राकृतिक एक प्रकार से आपका वातावरण है जो एक प्रकार से, तो उसी के संबंध और किसके साथ, मनुष्य के साथ, मानव के साथ, तो उन्हीं संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल करता है। तो ये 4 विद्वानों के अनुसार हमने परिभाषाओं को समझा। निश्चित तौर पर आप परिभाषाओं से रिलेटेड कोई प्रश्न आपके दिमाग में नहीं बचा होगा, समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो अब हम समझेंगे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में, यानी नेचर के बारे में और उसके उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो इसके उद्देश्य को बताते हुए एक विद्वान है प्रोफेसर जीन्स ब्रूंस। प्रोफेसर जीन्स ब्रूंस की बात की जाए तो ये फ्रांस के निवासी हैं। प्रोफेसर जीन्स ब्रूंस कहाँ के भाई, फ्रांस के निवासी हैं और विडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे। किसके, विडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे। और फ्रांस के विडाल डी ला ब्लास भी है और फ्रांस के ही जीन्स ब्रूंस है। जीन्स ब्रूंस ये प्रोफेसर थे और खास करके ये भूगोलवेत्ता है बड़े अच्छे, और ये ब्लास के शिष्य हैं, फ्रांस के निवासी हैं। इन्होंने मानव भूगोल के उद्देश्य को इंडिकेट करते हुए कहा और प्रकृति को बताते हुए कहा कि अन्य विज्ञानों की भांति, जिस प्रकार से अन्य विज्ञान हैं, अच्छा विडाल डी ला ब्लास जो है ये भी विज्ञान की कैटेगरी में बताते हैं, मानव भूगोल को एक विज्ञान स्वीकार करते हैं विडाल डी ला ब्लास। तो ये भी प्रकृति में आप लिख सकते हैं कि विडाल डी ला ब्लास मानव भूगोल को एक विज्ञान बताते हैं, उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक बताते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जीन्स ब्रूंस भी उन्हीं के शिष्य हैं चूंकि, तो ये भी वैज्ञानिकता के पक्षधर रहे। तो ये कहते हैं प्रोफेसर जीन्स ब्रूंस कि अन्य विज्ञानों की भांति, यानी अन्य विज्ञानों की तरह है जो निरीक्षण पर आधारित है। निरीक्षण माने एक प्रकार से जा करके, जब मानव भूगोल के किसी प्रकार के अध्ययन, मतलब मानव भूगोल में जब अध्ययन विधियों का प्रयोग करते किसी भी, तो वैज्ञानिक अध्ययन विधियाँ होती है और खास करके वहाँ पर जा करके निरीक्षण किया था। निरीक्षण विधि का, उसकी निरीक्षण पद्धति का प्रयोग करके मानव भूगोल के बारे में जानकारी एक प्रकार से की जाती है। निरीक्षण पद्धति समझ रहे हैं, निरीक्षण पद्धति का मतलब होता है निरीक्षण, यानी जा करके कोई घटना हुई है तो उस घटना पर जा करके और वहाँ पर उस घटना को देख करके खुद और फिर उस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, वो होता है निरीक्षण पद्धति। ठीक है, तो उस पद्धति का प्रयोग, जिस प्रकार से अन्य विज्ञानों में निरीक्षण पद्धति का प्रयोग करके उसकी क्रियाकलापों का, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी किया जाता है। तो अन्य विज्ञानों की भांति जो निरीक्षण पर आधारित है, भूगोल का कार्य तथ्यों का वर्गीकरण करते हुए उनको स्पष्ट श्रेणियों में बांटना और फिर इन विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक निरीक्षण करना, ये एक प्रकार से उद्देश्य होता है मानव भूगोल का। मानव भूगोल का क्या उद्देश्य होता है कि अन्य विज्ञानों की भांति जो निरीक्षण पर आधारित है, सबसे पहली प्रकृति तो ये है कि ये अन्य विज्ञानों की भांति ही निरीक्षण पद्धति पर आधारित एक विज्ञान है। ठीक है, मानव भूगोल। दूसरी बात, भूगोल का कार्य क्या है, तथ्यों का वर्गीकरण करना।
तथ्यों का वर्गीकरण करते हुए उनको स्पष्ट श्रेणियों में यानी कि एक प्रकार से श्रेणी में बांटना, कैटेगराइज करना, तो ये वैज्ञानिक यानी क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना। और आपको पता होगा वैज्ञानिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो क्रमबद्धता जो है जिस भी विषय वस्तु में आपको मिले आप मानिए कि वो विज्ञान है, ठीक है। लेकिन केवल क्रमबद्धता और सुस्पष्टता, सुव्यवस्थितता से हम किसी विषय वस्तु को वैज्ञानिक नहीं मान सकते हैं। उसके अन्य तर्क भी विद्वान लोग देते हैं कि सभी मुद्दे पर अगर खरा उतरता है कोई विषय वस्तु तभी हम उसको एक विज्ञान कह सकते हैं। और इस श्रेणी से देखें तो मानव भूगोल जहाँ तक एक विज्ञान है, वहीं अगर दूसरी विचारधाराओं की ओर हम देखते हैं तो ये हमको एक कला के रूप में यानी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के रूप में हमारे समक्ष आता है। तो कहीं ना कहीं पे मानव भूगोल जितना वैज्ञानिक है उतना ही कलात्मक भी है, ठीक है। तो ये तो रही इसकी प्रकृति। तो अन्य विज्ञानों की भांति जो निरीक्षण पर आधारित है, भूगोल का कार्य तथ्यों का वर्गीकरण करते हुए उनको स्पष्ट श्रेणियों में बांटना और फिर इन विभिन्न तथ्यों का यानी जो तथ्यों को बांटा है उन्होंने कैटेगरी में, उन तथ्यों का दोबारा से तुलनात्मक निरीक्षण किया जाए, एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी का तुलना की जाए और उसके बाद फिर से निरीक्षण किया जाए। तो वो एक प्रकार से होता है इसका उद्देश्य मानव भूगोल का, और इसकी प्रकृति में यही सारी चीज़ें होती है। प्रोफेसर DC मनी महोदय इसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए मानव भूगोल की कहते हैं कि मानव भूगोल के उन तथ्यों की खोज करता है। किन तथ्यों की खोज करता है? उन तथ्यों की खोज करता है जो मानव और उसकी गतिविधियों से, मानव के द्वारा जो की जा रही गतिविधियां हैं उनकी गतिविधियों, तो मानव और उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यह इस बात पर ध्यान देता है कि मानव पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है और मानव अपने समीपवर्ती प्रदेश पर क्या प्रभाव एक प्रकार से पड़ता है। बताए मतलब कि मानव पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है और मानव अपने समीपवर्ती प्रदेश पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है, क्या प्रभाव डालता है या समीपवर्ती प्रदेश पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है, ये इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मानव भूगोल क्या है? भूगोल के उन तथ्यों की खोज करता है। किन तथ्यों की खोज करता है? जो मानव और उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। और यह इस बात पर ध्यान देता है मानव भूगोल कि मानव पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है और मानव जो होता है वो अपने समीपवर्ती प्रदेश पर मानव क्या प्रभाव डालता है। यानी मानव भी कुछ प्रभाव डालता है वातावरण पर, अपने समीपवर्ती क्षेत्रों पर, और उसके समीपवर्ती क्षेत्र या जो वातावरण है वह भी मनुष्य को प्रभावित करता है। यानी दोनों तरफ से प्रभाविता दिखाई पड़ती है। एक तरफ मनुष्य वातावरण को प्रभावित कर रहा है अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपनी गतिविधियों के द्वारा, वहीं दूसरी ओर वातावरण भी मनुष्य को प्रभावित कर रहा है। जैसे आज गर्मी आ गई है तो ये वातावरण का ही प्रभाव है कि गर्मी आ रही है, ये मनुष्य का, इसमें कोई मनुष्य का योगदान है। जब ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं तो मनुष्य का योगदान आ जाता है, लेकिन उससे पहले भी गर्मी, जब ग्लोबल वार्मिंग से कोई समस्या नहीं थी तो भी गर्मी होती थी, ठंडी होती थी, बरसात होती थी। क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं तो ये मनुष्य को प्रभावित करती हैं। और मनुष्य क्या करता है? CO2 का उत्सर्जन, CO2 की मात्रा को एक प्रकार से बढ़ोतरी करके आप देखते हैं वातावरण को और गर्म कर देता है। या AC मनुष्य ने बना लिया तो मनुष्य की गतिविधि है कि भाई वो AC बना लिया, एयर कंडीशनर बना लिया, तो उससे क्या करता है? वो उसमें बैठ करके वातावरण के प्रतिकूल काम करता है, ठीक है। जैसे AC में रहना ये वातावरण के प्रतिकूल काम है, ठीक है। हालांकि वो उससे अपने जीवन को सुख यानी अपने शरीर को सुख जरूर मिलता है, लेकिन शरीर उतना ही आलसी और निष्क्रिय होता जाता है जितना आप AC में बैठते हैं, उठते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो और उससे हानिकारक गैसें भी उत्पन्न होती हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सभी से CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जो कि वातावरण को प्रदूषित करती है, वातावरण को एक प्रकार से हीट करती है, गर्म करती है। ओजोन छिद्र जो है उस ओजोन छिद्र को एक प्रकार से ख़त्म करती है। ओजोन छिद्र में जो छेद हो रहा है उसका कारण CFC ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस CO2 है, ठीक है। वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस CO है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये सारी गैसें जो होती हैं अलग अलग तरीके से वातावरण को प्रभावित करती है और इसमें मनुष्य का योगदान बहुत ज़्यादा है। मनुष्य की गतिविधियाँ, मनुष्य के क्रियाकलापों का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो इस मनुष्य के क्रियाकलाप जिस प्रकार से वातावरण को प्रभावित करते हैं उसी प्रकार से वातावरण भी मनुष्य को प्रभावित करने में एक मतलब कि एक कदम आगे ही रहता है हमेशा। जिस प्रकार से मनुष्य अपने गतिविधियों के माध्यम से वातावरण को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, उसी प्रकार से
प्रकृति भी लगातार मनुष्य को झटका दे करके उसके कंट्रोल से बाहर निकलने का प्रयास करती है। और एक प्रकार से आप देख ही रहे होंगे कि मनुष्य नए नए चीज़ों का प्रयोग करके किस प्रकार से प्राकृतिक चीज़ों को एक प्रकार से उसको ख़त्म करता जा रहा है लगातार, और उसका परिणाम भी कोई सही नहीं निकल रहा है, उसका परिणाम गलत ही निकल रहा है। कोरोना जैसी बीमारियां आ रही हैं, सब कहीं ना कहीं पे इसी परिवर्तन जो संबंध है मनुष्य और प्रकृति का, इसका संबंध में परिवर्तन का परिणाम स्वरूप ही हमारे समक्ष ये चीज़ें आती हैं। तो यही सब चीज़ है। तो कुल मिलाकर के हम स्पष्ट है कि कह सकते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति में संपूर्ण ग्लोब समाहित है, क्योंकि इसी पर मानव अपने क्रियाकलाप करता है। तो एक प्रकार से मानव भूगोल जहाँ एक तरफ वैज्ञानिकता का पक्षधर है, वहीं दूसरी तरफ कलात्मक चीज़ों का भी पक्षधर है। मनुष्य में जहाँ एक तरफ आप देखते हैं कि मनुष्य की एक प्रकार से जो गतिविधियाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जहाँ पर मनुष्य की तमाम प्रकार की गतिविधियाँ, वहीं पर मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उनका भी अध्ययन किया जाता है। वहीं पर मनुष्य के एक प्रकार से अधिवास का कि मनुष्य कहाँ पर रह रहा है, किस क्षेत्र में रह रहा है, कितनी जनसंख्या है, वहाँ की जनसंख्या घनत्व क्या है मनुष्य की, यानी कि कितने एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं, और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है। अच्छा, संबंधों की बात जब हम करते हैं तो हमको समाज याद आ जाता है कि भाई समाज के बारे में। तो एक तरफ तो मानव भूगोल मतलब समाज शास्त्र और इन सभी से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करता है, जो कि एक प्रकार से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है। तो यानी कि एक प्रकार से अर्थ विज्ञान की श्रेणी में मानव भूगोल को रख सकते हैं। भौतिक भूगोल तो एक प्रकार से भौतिकता का पक्षधर है, जो कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित क्रियाकलाप मतलब वो वैज्ञानिकता का पक्षधर है, और मानव भूगोल कलात्मकता का पक्षधर है। लेकिन फिर भी मानव भूगोल कलात्मकता का पक्षधर होते हुए भी विभिन्न विद्वानों ने इसको विज्ञान की कैटेगरी में एक प्रकार से ला करके खड़ा किया है, जो कि एक प्रकार से उनके तथ्यों के हिसाब से सिद्ध होता है कि भाई मानव भूगोल एक विज्ञान है। तो कुछ तथ्य यह बताते हैं कि मनुष्य मतलब मानव भूगोल एक विज्ञान है, कुछ तथ्य यह भी स्वीकार करते हैं कि मानव भूगोल एक कला है, यानी कि आर्ट है। तो एक प्रकार से मानव भूगोल की प्रकृति इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अगले जो विद्वान है उसमें मतलब अगला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी स्कोप, जिसको आप कहते हैं स्कोप। तो विषय क्षेत्र की अगर हम बात करें मानव भूगोल के, तो विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसके स्कोप को मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाते हुए कार्ल लिटर महोदय, रेडजल महोदय, हंटिंगटन, प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास, प्रोफेसर जीन्स ब्रूंस, फिंच एवं ट्रिवार्था, इनकी एक पुस्तक है भूगोल के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। उसमें उन्होंने विस्तार से बताया। प्रोफेसर राक्सबी, डिमांजिया, इन सभी लोगों ने क्या किया है, इन सभी लोगों ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताया है, विस्तार से चर्चा करी है इन सभी लोगों ने। तो मानव भूगोल कहीं ना कहीं पे आपको पता होगा अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। प्रोफेसर ब्लास कहते हैं इसके संबंध में कि उन्होंने एक प्रकार से 6 तथ्यों को सम्मिलित किया है मानव भूगोल में। उन्होंने कहा पहला कि पृथ्वी के भूदृश्यों की एकता, जिसका अर्थ विभिन्न प्राकृतिक उपादानों की परस्पर निर्भरता एवं उनमें अंतर संबंध बताना है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि उनका परिवर्तनशील संयोग और सामंजस्य जैसा कि विशेषता विश्व जलवायु के संबंध में दिखाई देता है वो। इसके अलावा और भी चीज़ें उन्होंने बताई। तो ब्लास को मिलाकर के 3 भागों में विषय सामग्री को बांटते हैं मानव भूगोल के। उनमें पहला है जनसंख्या के बारे में बताया कि भाई जनसंख्या का अध्ययन क्या आता है। दूसरी बात सांस्कृतिक तत्व यानी कल्चरल एलिमेंट, और तीसरा परिवहन। प्रोफेसर जीन्स ब्रूंस जो है वह भी एक प्रकार से 2 आधार बताते हैं भूगोल की विषय सामग्री को लेकर के, सभ्यता के विकास के आधार पर, और दूसरा यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण जो सांस्कृतिक तथ्यों पर जो आधारित होता है वो। तो कुल मिलाकर के अलग अलग विद्वान जो हैं अलग अलग तरीके से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताते हैं। कुछ विद्वान जो है इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, मानव भूगोल की शाखाओं को जैसे कि राक्सबी महोदय कहते हैं कि आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामरिक भूगोल, प्रजातीय भूगोल, ये सब जो है क्या है, ये सब आपके क्या है भाई, ये सब एक प्रकार से विषय क्षेत्र के अंदर पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो प्रोफेसर राक्सबी, डिमांजिया और फिंच और ट्रिवार्थरा भूगोल के तत्व इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने खूब विस्तार से बताया है। प्रोफेसर जीन्स ब्रूंस, प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास और हंटिंगटन, फ्रेडरिक रेडजल, कार्ल लिटर, इन सभी विद्वानों ने
जियोग्राफी के विषय क्षेत्र के बारे में मतलब एक प्रकार से खूब अच्छे तरीके से जानकारी दी है। तो इन सभी जानकारी को अगर हम पढ़ें, सभी विद्वानों की जानकारी को हमने पढ़ा, उसके बाद में कुछ निष्कर्ष आपके समक्ष यहाँ पर मैंने रखा है। नीचे यहाँ पर आपके निष्कर्ष लिखे हुए हैं, तो इनको आपको बस केवल पढ़ लेना है। बाकी इन सभी विद्वानों के अनुसार अगर आप पढ़ने में लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा समय आपको लगेगा। तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि बहुत ही कम समय में आप समझ पाएँ और जान पाएँ। ठीक है, तो ये निचोड़ होता है। अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो लगभग आपको अभी कम से कम 10-12 क्लास आपको पढ़ाना पड़ेगा एक ही। जैसे अभी हम कार्ल रिटर के अनुसार समझेंगे तो लगभग एक क्लास उनकी हो जाएगी, रेडजल की हो जाएगी एक क्लास। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम 6 तथ्यों के हिसाब से हम भूगोल की जो विशेष क्षेत्र है यानी स्कोप है जो ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसको हम समझ सकते हैं। तो इस बात से क्या आप संतुष्ट रहेंगे? बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा समय भी नहीं होता है और ना ही आपको उन सभी विद्वानों के अनुसार पढ़ना है। एग्जाम आप देने जाते हैं तो आप विद्वानों की परिभाषाओं को लिखने नहीं जाते हैं। जहाँ तक मेरी विचारधारा कहती है, पूछा जाता है एग्जाम में आपके कि भाई इससे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं या आप विषय क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपके विचारों को जानना चाहता है एग्जामिनर, ना कि विडाल डी ला ब्लास के, प्रोफेसर जीन्स ब्रूंस के, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के या फिर डिमांजिया के, इन सभी, या फिंच और ट्रेवार्था के, इन सभी के विचारों के बारे में वो नहीं जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है एग्जामिनर आपसे कि आपने फिंच और ट्रेवार्था का या आपने प्रोफेसर राक्सबी का, प्रोफेसर जीन्स ब्रूंस का, प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास का या कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के इन विद्वानों के परिभाषाओं को आपने पढ़ा, इनके विचारों को पढ़ा। उसके बाद में आपके अंदर कौन सी शैली डेवलप हुई या आपके अंदर किस प्रकार का नॉलेज इकट्ठा हुआ, इन सभी को पढ़ने के बाद में उस नॉलेज को, उन सभी के मिक्सचर नॉलेज को आप अपनी भाषा में, आप अपनी शैली में उसको लिखने का प्रयास करें। ये एग्जामिनर चाहता है मेरे प्यारे दोस्तों, और यही बार बार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो उसी श्रृंखला में, उसी एक प्रकार से तथ्यों का प्रयोग करते हुए, उसी शैली में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इन सभी विद्वानों को पढ़ने के बाद में आप इस प्रकार से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को बता सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। पहला तथ्य है कि मानव भूगोल के अर्थ, मानव भूगोल के मतलब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं और किस प्रकार से चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या मानव भूगोल के अंतर्गत हमको पढ़ाया जाता है, इसी चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। समझ में आ रही चीज़ें ना? बिल्कुल, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मानव भूगोल के अर्थ को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी सिलेबस अगर आपने मानव भूगोल का पढ़ा होगा, और सिलेबस मैंने दिया भी है, तो मानव भूगोल का सिलेबस अगर आप जानते हैं तो उसी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप समझें, मानव भूगोल के अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी विषय क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य मानव भूगोल के। इसके अलावा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, इसके अलावा उसके तथ्य, जो एक प्रकार से जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं मानव भूगोल के संबंध में, मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं, तमाम सारे, कई सारे सिद्धांत हैं, संभववाद, प्रसंभववाद, और भी तमाम सारे सिद्धांत हैं, प्रकृतिवाद हो गया या और भी सिद्धांत हैं आपके, तो अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। आगे चल करके उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसका विकास, किसका विकास, उसका, उसके मतलब यहाँ पर है मानव भूगोल। ठीक है, तो मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल का विकास कैसे कैसे हुआ, और इसके अलावा मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, उन संबंधों को भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न अवयवों का मानव के क्रियाकलापों पर प्रभाव देखते हैं और उनसे संबंध क्या होता है मानव के क्रियाकलापों, मतलब एक प्रकार से प्राकृतिक वातावरण और मानव के क्रियाकलाप के बीच में क्या संबंध होता है, उन संबंधों का, और एक प्रकार से प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न अवयवों का अध्ययन करते हैं और मानव के क्रियाकलापों पर प्रभाव जो डालते हैं प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न अवयव, उन प्रभावों के बारे में, और क्या संबंध होता है मानव के क्रियाकलाप और प्राकृतिक वातावरण के बीच में, उन संबंधों के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में, इन सभी को जानने का प्रयास करते हैं हम मनुष्य मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं मानव भूगोल, मतलब मानव भूगोल का उद्गम क्षेत्र, यानी मानव भूगोल का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से एक प्रकार से मानव भूगोल, मानव का उद्गम क्षेत्र नहीं, मानव का उद्गम कहाँ से हुआ है, प्रजातीय विभेद हम देखेंगे कि मनुष्य एक प्रकार से
आप देखते हैं प्रजाति कितने प्रकार, तो प्रजाति वगैरह के बारे में हमको मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है। जनजाति, प्रजाति, इन सभी के बारे में, मानव की प्रजातियों के बारे में और उनका वितरण, यानी कौन कौन सी प्रजातियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे भारत की प्रजातियां, और आप देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में कई प्रजाति हैं, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, हर जगह पे आप देखते हैं यूरोप की, तो तमाम प्रकार के देशों में, महादेशों में आप देखिएगा कि तमाम प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है, अलग रीति रिवाज है। तो उन सभी के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बद्दू हो गई, खिरगीज हो गई, और भी तमाम सारी जनजातियाँ हैं, जैसे गारो, खासी, ये सब भारतीय ही हैं, और भी तमाम सारे प्रकार की जनजातियाँ भारत की ही जनजातियों की बात की तो बहुत सारी जनजातियाँ हैं। तो उन जनजातियों के बारे में चर्चा करने का प्रयास, प्रजाति के बारे में बात किया है तो प्रजाति मंगोलाइड प्रजाति हो गई, द्रविड़ प्रजाति हो गई, आर्यन प्रजाति हो गई। तो इन सभी प्रजातियों में आप देखते हैं कि इनका वैसे चीन वाली प्रजाति यानी मंगोलाइड प्रजाति जिसको आप कहते हैं मंगोलाइड, तो अलग अलग प्रजातियों का एक प्रकार से विभेद आप देखते हैं। इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। चाइना के लोग गोरे तो होते लेकिन छोटे होते, नाते कट के होते हैं। अफ्रीका के लोग आप देखते हैं अफ्रीकन प्रजाति में लंबे लंबे होते हैं, निग्रोइड प्रजाति, और भी तमाम प्रकार की प्रजातियाँ आप देखते हैं तो लंबे चौड़े होते हैं खूब। आप अगर IPL देखते होंगे तो प्रजाति विभेद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अफ्रीकन खिलाड़ी में आप जैसे जसन होल्डर को देख लीजिए, निकोलस पूरन को देख लीजिए, क्रिस गेल है, तो ये सब दक्षिण अफ्रीका वगैरह, मतलब कि ये सब अफ्रीकन कंट्रीज से हैं। तो इनका देखिए कद काठी कितना लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा काले होते हैं, मतलब कि कलर इनका काला होता है, लंबे चौड़े होते हैं। तो ये भारतीय आप देखते हैं भारत में भी जो दक्षिण से आते हैं उनकी प्रजाति थोड़ा सा अफ्रीकन कंट्री से मिलती है। और उत्तर भारतीय आप देखते हैं इनकी मिक्सचर प्रजाति है, यानी जैसे हम लोग हैं। और इसके अलावा जो चाइना से आप देखिए, चाइना के लोग छोटे छोटे कद के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले अलग तरीके से दिखते हैं, इंग्लैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया लगभग एक जैसे। तो एक प्रकार से ये चीज़ें देखिएगा। तो मानव प्रजाति और उनका वितरण कैसे, इन सभी को जानेंगे। इसके अलावा जनसंख्या वितरण, यानी जनसंख्या वितरण समझ रहे हैं, जनसंख्या कहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या का वितरण देखेंगे, जनसंख्या के घनत्व के बारे में जानेंगे, जनसंख्या का विकास कैसे हुआ, जनसंख्या की समस्याएं, प्रवास, यानी कहाँ कहाँ पर नगरीय जनसंख्या, कहाँ पर नगर है, गांव है, कस्बा है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये सब एक प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। इसके अलावा मानव अधिवास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मानव अधिवास माने होता है मानव के निवास का स्थान या निवास का घर, तो मानव अधिवास के बारे में पढ़ना है। और ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास के बारे में जानना है, यानी गांव, शहर, नगर। ठीक है, इसके अलावा उनका प्रारूप कैसे है, स्वरूप कैसा है, ग्राम का स्वरूप कैसा है, कस्बा का स्वरूप, नगर का स्वरूप, नगर का एक प्रकार से स्ट्रक्चर कैसा है, परिवहन के साधन वहाँ पर क्या क्या हैं, गाँव में, नगरों में, इन सभी चीज़ों के बारे में आप मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए और आगे, तो हम यहाँ पर और भी छठे मुद्दे के बारे में चर्चा करें तो इसमें हम मानव भूगोल में मानव की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं बहुत सारी, मनुष्य एक प्रकार से इनकम के लिए, इनकम के स्रोतों में आप देखते हैं खनिज संसाधनों का उपयोग करता हो, या एक प्रकार से कोई कृषि करता हो, या बहुत सारे लोग मत्स्य पालन करते हैं, या तमाम प्रकार के लोग कृषि या तमाम प्रकार की गतिविधियां करते हैं जिससे उनको उद्योग करते हैं तमाम सारे मनुष्य। तो वो सब एक प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं मानव की, उन सभी को पढ़ते हैं। और अर्थव्यवस्थाओं में होने वाला जो निरंतर क्रमिक विकास होता रहता है मनुष्य के गतिविधियों में, उनके क्रियाकलापों में, उनके आर्थिक स्ट्रक्चर में, उनको अध्ययन करते हैं हम। और उसका स्वरूप यानी स्ट्रक्चर कैसा है अर्थव्यवस्था का मानव के, उसको मानव की अन्य आधारभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। तो एक प्रकार से मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हो गया। इसके बाद में अगर हम जानें तो इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें जिसको मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त मानव भूगोल में मानव समूहों का सामाजिक व आर्थिक संगठन जो होते हैं, तमाम सारे सामाजिक संगठन होते हैं, तमाम आर्थिक संगठन होते हैं जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे मानव भूगोल के तहत। और साहित्य जो होता है एक प्रकार से मानव भूगोल में तमाम सारे समूहों में आप देखते हैं साहित्य भी उस समय विकास होता है, साहित्य भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कला, धार्मिक विश्वास कैसा है, मनोरंजन के साधन क्या क्या, लोक साहित्य कैसे लिखी जा रही, तो इन सभी का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो कुल मिलाकर के मानव भूगोल का विषय क्षेत्र इन सभी चीज़ों में एक प्रकार से समाहित की हुई है। तो मानव भूगोल के बारे में चीज़ें मैंने आपको बता दी। निश्चित तौर पर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल का उद्देश्य आप लोगों ने समझ लिया। तो मानव भूगोल एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा है आपका ये पहला चैप्टर। और इसके बाद में हम मानव भूगोल की और भी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो
मानव भूगोल अपने आप में गतिशील एवं विशेष व्यापक विषय है। इसमें मानव के सभी प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक और विकासमान जो अन्य क्रियाकलाप होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। और ऐसे अध्ययन के संदर्भ में मानव भूगोल की सीमाएं अन्य विज्ञानों जो सामाजिक विज्ञान है उनको छूती हुई उनमें प्रवेश करती हुई हो सकती हैं। और मानव भूगोल के माध्यम से ही मानव समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, राजनीतिक मूल्यों को विशेष प्राकृतिक वातावरण में उनके विविध प्रकार के से विकास और खास करके विकास के नाम पर अनेक प्रकार की प्रकृति और वातावरण के संतुलन को बिगाड़ने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के विरुद्ध चेतावनी जो है इसी विज्ञान से मानव समाज को मिल सकती है। और खास करके इस प्रकार यही एक ऐसी विशेष महत्वपूर्ण विधा है खास करके मानव भूगोल कि अन्य सभी मानवीय क्रियाकलाप संबंधी विषयों को समन्वित करके उसको जोड़ने का काम करती है। और इसके बिना भूमि, वातावरण और मानव समाज के जो परस्पर व्यापी संबंध हैं, उनके जो गतिशील स्वरूप हैं और इनके जो विकसित नवीन संबंध हैं, उनके स्वरूपों को समझना कठिन होता अगर मानव भूगोल ना होता। तो मानव भूगोल का एक प्रकार से बड़ा महत्व है और विकास के बाद भी बनाए रखना मानव भूगोल को अनिवार्य है। इसी में मानव और मानवीय प्रतिक्रिया और उनमें सदैव गतिशील व संशोधित स्वरूप को समझने की सार्थकता छिपी हुई मानव भूगोल में। तो मानव भूगोल के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का अध्ययन के साथ साथ मानव भूगोल और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन भी बहुत ज़रूरी होता है। और आपको बता दूं कि मानव भूगोल अगर सही तरीके से इसका अध्ययन ना होता तो आज जितना डेवलप आज है चीज़ें वो ना हो पाती। तो मानव भूगोल कहीं ना कहीं पे इन सब में अपनी भूमिका निभाता है और मानव भूगोल एक प्रकार से पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सेकंड चैप्टर में हम और भी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मानव भूगोल एक प्रकार से आपकी बात की जाए तो मानव भूगोल कई प्रकार की चीज़ों को अपने में समाहित करता है। और तो ये यहाँ पर मानव भूगोल के अर्थ, प्रकृति, परिभाषा और विषय क्षेत्र के बारे में आपने जाना। लेकिन अब सेकंड चैप्टर में हम लोग मानव भूगोल का जो विकास है उसको समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे मानव भूगोल का विकास किन किन चीज़ों के माध्यम से हुआ, चर्चा करेंगे। कार्ल लेटर की जो पुस्तक है अर्धकुंडे बड़ा फेमस है, 1817 में जिसका प्रकाशन हुआ और 19 खंड है इसमें, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम और भी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा डीपली पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम जितना हो सकेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और जो लगेगा कि आपको पढ़ना चाहिए उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्रेम हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं। जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, थर्ड सेमेस्टर की वीडियो पड़ी हुई उनको देखिएगा, फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो, तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।